नमस्कार, मैं ठाकुर अमित राठौर। आप देख रहे हैं सतर्क भारत का सबसे चर्चित शो जनता की आवाज़। आज हमारे साथ उपलब्ध हैं, आज हमारे साथ आई हुई हैं ममता नारंग जी। आप समाज सेविका हैं, यूथ आइकन हैं, समाज में तरह तरह से अपनी सेवाएं दे रही हैं और उस समाज को मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच ठाकुर जी। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पे हमें आमंत्रित किया है और आपको ये सतर्क भारत हर समय जो सबके साथ है वो शुरुआत करने की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सामाजिक यात्रा कब शुरू हुई? कैसे आपने ये पहला कार्य शुरू किया, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझा? काफ़ी लगभग 12-13 साल मैंने राजनीति में भी बिताया है और यहाँ से मैं कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष भी रही हूँ और बाकी प्रदेश में भी सबके साथ काम किया है। लेकिन उस दौरान जब ये सब काम करते रहे राजनीति के लिए, तब मन में आता था कि जब हम राजनीति के लिए इतना बाहर जा सकते हैं, सबको देख सकते हैं, तो क्यों नहीं कि हम समाज सेवा में भी आगे बढ़ें। क्योंकि जब बाहर जाते थे लोगों को देखते थे कि बहुत त्रस्त है लोग, कई चीज़ों से हैं ऐसा, तो तब लगता था कि नहीं, समाज सेवा में आगे आना चाहिए। और अंदर से मन को एक शांति नहीं मिलती थी राजनीति में जाकर, तो ये लगता था नहीं, समाज सेवा करनी है ताकि मन का सुकून भी कुछ मिले। तो इसीलिए मैंने कोशिश की कि छोटे से शुरुआत की। और जब कोरोना का टाइम आया उस समय मैंने सबसे पहले रुद्रपुर में अपनी गाड़ी, पर्सनल गाड़ी, जिस समय सब लोग बहुत डर रहे थे, घबरा रहे थे, उस समय मैंने अपनी पर्सनल गाड़ी कोरोना के टाइम पे एम्बुलेंस के तौर पे शहर में दी। कोविड के दौरान जब पहला कोविड आया था उस समय? जी, उस समय भी दी। और खाली दी नहीं, खुद मैं ड्राइव करके और मरीजों को भी, काफ़ी मरीजों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया। और सेकंड जब वेव आई उस समय भी मैंने अपनी गाड़ी निकाली। उस दौरान शहर में कोई राजनीतिक दल, कोई सामाजिक दल और कोई और जितने भी थे सब घबरा रहे थे, तो नहीं किसी ने अपनी गाड़ी देने की कोशिश करी। लेकिन पता नहीं अंदर से ऐसा मन हुआ कि नहीं, अब ज़िंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में है, तो कुछ करना चाहिए शहर के लिए। तो उस समय अपनी पर्सनल गाड़ी से मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों लोग कोरोना पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाते रहे हैं। बहुत सराहनीय कार्य रहा आप द्वारा। अब खुद की गाड़ी को एम्बुलेंस बना के देना एक आम बात होती है, लेकिन खुद उसको ड्राइव करके, और उस समय जब एक दूसरे को लोग छूना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे को कोविड हो जाने के बाद देखना पसंद नहीं करते थे, उस समय आप द्वारा लगातार मरीजों को ले जाया जाता था। बहुत बहुत बधाई इस कार्य के लिए और सैल्यूट बनता है कि क्योंकि एक तरफ महिलाओं की बात होती है, उनको अबला समझा जाता है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये पीछे हैं, लेकिन आज देखिए एक महिला सशक्तिकरण का मिसाल हैं आप, कि खुद ड्राइव करके और मरीज को ले जाना कोविड के दौरान, ये बहुत ही सराहनीय कार्य था। तो कितने लोगों को अब ले गई थी उस दौरान आप, और कैसे ले जाती थी? कभी आपको डर का एहसास नहीं हुआ कि कहीं आप पॉजिटिव हो जाएं? ऐसा है, देखो, डर तो सबको ही लगता है जब ऐसा माहौल बनता है, लेकिन अंदर से एक आवाज़ सी आती है कि नहीं, कुछ काम करना है हमें समाज के लिए। और अगर अच्छा कुछ करते करते हम चले भी जाएंगे तो कम से कम ये रहेगा कि हम कुछ अच्छे काम करके गए। तो लगभग 25 लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया। और अमित जी, सबसे अच्छा ये रहा कि उन 25 के 25 लोगों को मेरे हस्बैंड और हमारे द्वारा जो पहुंचाएगा हॉस्पिटल तक, और वहाँ सबके सब स्वस्थ होके अपने घर गए, किसी का कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ। तो बस सबसे ज़्यादा सुकून हमें इस चीज़ का है कि वो सब ठीक ठाक अपने घर तक पहुँच गए। आपकी सच्ची सेवा को ऊपर वाला भी देख रहा था, तो कैसे आपकी सेवा को व्यर्थ जाने देता। आप कोरोना काल के दौरान एम्बुलेंस की सेवा दी, उसके अलावा किन किन सेवाओं को आप करती आई हैं? उस दौरान मैंने लगभग हमारे शहर के जितने भी मेन चौक हैं वहाँ पर लगभग जागरूकता शिविर के मतलब अभियान के तौर पे मास्क का काफ़ी अभियान चलाया और लोगों को। और उस दौरान काफ़ी सहयोग भी करा, पुलिस ने भी, यहाँ की स्थानीय पुलिस ने भी, और हमारे जितने भी सीपीओ कर्मी हैं उन लोगों ने भी, और शहर के और जितने सामाजिक संगठन थे सब उस समय काफ़ी एक्टिव हो गए थे। सेकंड वेव तक तो बहुत एक्टिव हो गए थे। फर्स्ट टाइम पे थोड़ा कम थे, लेकिन सेकंड तक काफ़ी आ चुके थे। तो सबका मिलजुल के एक साथ सहयोग था कि कोरोना इस समय इतना हावी हो चुका है,
तो मास्क की सेवा की और जितना हो सका अपनी तरफ से राशन की भी सेवा की। जहाँ जहाँ पता लगता था कि राशन की दिक्कत है तो वहाँ वहाँ कच्चा राशन भी पहुँचाया। और हमारी एक टीम है ज़िंदगी जिंदाबाद, आप पूरा शहर के आसपास के सब लोग जानते हैं, चारना जी को भी। हाँ, तो उन्होंने बाकायदा पूरा खाना रेडी करके और कच्चा राशन भी सब तक पहुँचाया। तो मुझे बहुत खुशी होती कि ऐसी संस्था से भी मैं जुड़ी हूँ और बाकी सामाजिक जितने और लोग भी साथ काम कर रहे हैं उनके साथ भी हूँ, चाहे वो हरविंदर भैया हो, आप हो, या फिर हमारे इधर विराट भाई हों, सबके साथ जुड़े हुए हैं। तो चलो ये कम से कम किसी को भी किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती तो हम लोग आपस में एक दूसरे से संपर्क कर लेते हैं और जहाँ जो मरीज होता है या जहाँ जिसको ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचा दिया जाता है वो सामान। जी, आप द्वारा लगातार जागरूकता भी उस दौरान फैलाया गया और एक रुद्रपुर की खूबसूरती थी कि जब ये आपदा आई तो जिसके पास जैसा सामर्थ्य था लोग सड़कों पे आ गए सेवा के लिए। सामाजिक संगठन के अलावा जो लोग जैसे भी आ सकते हैं लोगों की मदद किए। ये रुद्रपुर की खूबसूरती है और रुद्रपुर के सामाजिक संगठनों की खूबसूरती है कि एक दूसरे से जुड़ के जिस तरह से किसी के द्वारा मदद पहुँचाई जा सकती है सभी ने जुड़ के मदद किया और ये एकता हमेशा ऐसी बने रहे और सामाजिक संगठन ऐसे ही जुड़ के लोगों की मदद करते रहें। एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं को मजबूत बनाया जाता है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाता है, लेकिन आए दिन कहीं ना कहीं महिलाओं के सुरक्षा पे भी प्रश्न उठता है। अभी कल की एक ऐसी घटना घटी कि एक छेड़खानी के विरोध में एक पिता को बुरी तरह से पीट दिया गया और अक्सर ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि महिलाओं को कैसे सुरक्षा प्रदान की जा सकती है? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ अमित जी, देखिए अब इस समय जो हमारा टाइम चल रहा है, माहौल चल रहा है, तो महिलाएं बिल्कुल बराबर होके पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। और कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाएं सक्रिय नहीं है या आगे बढ़ के काम नहीं कर रही या घर नहीं चला रही। तो बस यही है कि इस समय अगर महिलाओं को आप अपने साथ चलने का मौका क्यों ये क्यों सोचते हैं कि हम उन्हें मौका दें? वो उनका अधिकार है, उनका हक है। तो हक जो उनका अब तक नहीं मिल रहा था, अगर आज मिल रहा है तो आप उनका सहयोग करें, चाहे वो पुरुष हो या महिला। महिला कोई प्रताड़ित ना करे। बस इस समय ये है कि एक बच्चियां जो इस समय क्या चल रहा था, बीच में हालात ऐसे थे कि कन्या को कोई घर पे आना ही नहीं देना चाहता था, हर किसी को एक लड़का चाहिए। लेकिन अगर बेटी आएगी नहीं तो आपका भविष्य, आपका कैसे चलेगा? आपका सृष्टि की रचयिता है वो महिला और आप उसका महिला की तरह एक खूबसूरत, बहुत खूबसूरत एहसास है महिला। अगर आप उसको बेटी के रूप में देखें, बहन के रूप में देखें, दोस्त के रूप में देखें, हर तरह से वो आपके साथ में खड़ी है। और उसके बावजूद भी अगर उसको सम्मान ना मिले तो बहुत, ये तो दुर्भाग्य की बात है। तो इसीलिए मैं सबसे, अगर इस समय जो भी हैं लाइव है या वैसे भी देखना चाहें कभी भी, तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि महिलाओं को ये समझें कि वो आपका एक आधा अंश है, समझ लो आधा। एक तरह से शिव ने भी बोला था कि पार्वती को लेके कि आधा आधा हिस्सा है पूरा, तो महिलाओं का भी पूरा अधिकार है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब मिलके इस चीज़ को भी ज़रूर आगे लेके जाएं कि अगर महिला है तो देश है, और देश है तो पुरुष भी है, और हर कोई है। जैसा कि आपने देखा कि महिला सशक्तिकरण पे आपने पूरी जानकारी दी, पूरा बताया। अभी एक मामला आजकल ज़्यादा ये चल रहा है कि बेटों को वरीयता दी जाती है। सबसे कम बेटे और बेटी का अनुपात देखिए तो हरियाणा में है। शायद संभवतः अभी पूरा करेक्ट नहीं हूँ, लेकिन दूसरे नंबर पे राज्य उत्तराखंड होने वाला है। जिस तरह से बेटियों को लोग नहीं चाहते हैं, बेटों को चाहते हैं, और उत्तराखंड में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि कहीं ना कहीं बेटियों को देखा जा रहा है, कहीं कोई फेंक दे रहा है, कोई चाह नहीं रहा है, कोई हॉस्पिटल में छोड़ के चला जा रहा है। तो उसमें एक पुरुष को ही दोषी करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि जिस बेटी को जो जन्म देती है वो माँ जन्म देती है, और माँ भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर रही है जैसे उसका पिता कर रहा है। तो इसमें दोनों दोषी हैं। तो उनके जागरूकता के लिए कि एक माँ, वो खुद एक बेटी है और अपनी बेटी को छोड़ देती है या बेटे के लालच में अपनी बेटी को अलग तरीके से देखती है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? महिलाएं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं एक दूसरे के लिए पक्षपात कर रही हैं इस समय। महिलाओं को भी चाहिए होता कि मेरे वंश के लिए बेटा आए, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल बेटियां हर मामले में आगे हैं और वो बेटों की तरह ही आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हैं, घर चला रही हैं बाकायदा। तो
हमेशा पुरुष ही जिम्मेदार नहीं है, कई जगह ऐसा होता है कि महिला ही महिला की दुश्मन हो जाती है। तो इसीलिए मैं सब महिलाओं से, खासकर पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं से अनुरोध करती हूँ कि अगर एक बेटी आपके घर में जन्म लेती है या आपकी बहू आती है आपके घर, तो वो भी एक बेटी बन के आती है, तो उस बेटी को आप बिल्कुल ऐसे रखें कि जिस तरह आप अपने बेटे को रख रहे हैं। तो कम से कम इतना है कि जो हमारा उत्तराखंड का अनुपात जो गिरता जा रहा है कन्याओं को, अपनी बेटियों को लेके, तो इस तरह का माहौल हमारे कम से कम उत्तराखंड में तो पैदा ना हो, क्योंकि यहाँ ये तो देवों की भूमि है और यहाँ उसके बावजूद भी यहाँ पे अगर इस तरह का अन्याय होगा तो ये बहुत गलत है। तो मैं तो आपसे बस ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर किसी, इस समय हालात ये हैं कि लोगों के पास कई जगह ऐसी दंपत्ति है जिनके पास संतान ही नहीं है, तो सोचे वो किस तरह से रह रहे हैं। तो आप संपर्क करें, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो आप अपने बच्चे को कहीं वैसे दे सकते हैं, लेकिन इस तरह फेंकें या कुछ गलत उसके साथ ना करें, क्योंकि जो जन्म ले रहा है, जो पैदा होने वाला है बच्चा, उसकी भी कुछ ऊपर वाले ने उसको सोच के भेजा और हम उसको इस तरह से गलत तरीके से कहीं इधर उधर डाल देते हैं। तो इसके मैं सख्त विरोध में हूँ। कन्याएं, बेटियां देश का भविष्य हैं, तो कृपया करके महिलाएं, पुरुष तो बाद में आएंगे, महिलाएं, क्योंकि एक माँ पैदा कर रही है और उसके बावजूद भी उसको जाने दे रही है, अपनी जान पे खेल जाना चाहिए उस समय। तो इस नहीं, बहुत सही जवाब आपने दिया और उम्मीद करता हूँ जागरूक होंगे। आजकल एक औद्योगिक क्षेत्र है, तो बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिसमें बहुत सारी बच्चियां हैं, बहनें हैं, वो आत्मनिर्भर बन के यहाँ पे जॉब के लिए आई हैं और अपना जॉब करके परिवार की मदद कर रही हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनमें कहीं ना कहीं वो भ्रमित होती हैं और गलत एक्टिविटीज़ में हो जा रही हैं, जिसकी वजह से उनका काफ़ी जीवन खराब भी हो रहा है। कई ऐसी लड़कियां भी हमारे संज्ञान में आई जिन्होंने सुसाइड भी कर लिया। तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा एक मानना होता है कि एक परिवार का भी अहम रोल होता है। परिवार, आपकी बच्ची बाहर चली गई, किस तरह से जॉब कर रही है, किस तरह से किस प्लेटफॉर्म पे है, तो उनको नियमित चेक करना चाहिए, नियमित आना चाहिए। इस तरह का माहौल एक यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिलता है कि किसी के भी परिवार का या किसी का भी कोई घर का आके देखता नहीं है कि बच्चा हमारा कैसा है, और इसमें बच्चे बिगड़ जा रहे हैं और बड़े गलत स्टेप ले ले रहे हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसा सुझाव जिससे जागरूकता फैले और बच्चियों को बचाया जा सके। आपने बिल्कुल सही कहा अमित जी। इस समय हमारे यहाँ शिडकुल काफ़ी जगह से लड़कियाँ काम के लिए आती हैं, लेकिन ये है कि वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि वो थोड़ा भ्रमित हो जाती हैं। तो अब हमें, महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि इतनी दूर से अगर आपके माँ बाप आपको यहाँ काम के लिए भेज रहे हैं तो आप काम पे ध्यान दें। बाकी एक उम्र आने तक आपकी शादी, आपका ब्याह सब हो जाएगा, लेकिन गलत रास्ते पे ना चलें, क्योंकि माँ बाप इतनी उम्मीदें से आपको यहाँ भेज रहे हैं काम के लिए। और हमारे यहाँ यूपी और कई जगह से ऐसे, उत्तराखंड के बच्चे नहीं हैं यहाँ शिडकुल में, हर क्षेत्र से, हाँ, हर क्षेत्र से आए हुए हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि शहर का माहौल भी थोड़ा ख़राब हो रहा है। तो अब अगर दो लड़कियां या तीन लड़कियां कुछ गलत कदम उठाती हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पूरा शिडकुल, पूरा शहर बदनाम हो जाता है। और सुसाइड तो बहुत बड़ा गुनाह है, ऐसा काम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी को भी। एक ज़िंदगी हमें मिली है, उसको अच्छी जगह लगाएं। और मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहती हूँ कि बीच बीच में अपने बच्चों के पास आकर रहें, वो कैसे रह रहे हैं और किस जगह रह रहे हैं, उनका देखभाल भी करें। क्योंकि अगर हमने बच्चे को कहीं काम के लिए भेजा है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को जाके देखें कि हमारे बच्चे किस माहौल में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। और कुछ छोटी उम्र के बच्चों को, छोटी उम्र की लड़कियों को इस तरह से, जो नाबालिग हैं, उन्हें ना रखें काम पे, क्योंकि अगर उनको रखते हैं तो क्या रहता है कि कंपनी वालों पे भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है, और बाकी वो बच्चियां भी नाबालिग हैं, वो जल्दी किसी के बहकावे में आ जाती हैं। तो उनको माँ बाप कोशिश करें कि जितना हो सके पढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि आजकल इतनी संस्थाएं ऐसी चली हुई हैं, अगर आप सक्षम नहीं हैं पढ़ाने में तो वो संस्थाएं भी हेल्प करती हैं। और अगर किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप अमित जी के पास आ सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं। हम अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश करेंगे कि अगर कहीं किसी का पढ़ने में या किसी और तरह की सहायता कर सके तो ज़रूर करेंगे। सतर्क भारत का जागरूकता अभियान ही है कि जिसमें हम लोग जागरूकता फैलाएं और जिससे समाज में एक
पॉजिटिव मैसेज जाए और समाज की मदद कर सकें। एक तरफ सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाता है और सर्व शिक्षा अभियान की बात होती है, जिसमें कहीं ना कहीं मेरा मानना है, व्यक्तिगत राय है, और देखा जाता है कि बेटियों को शिक्षा से थोड़ा सा वंचित रहना पड़ जाता है बेटों के अपेक्षा। ये बेटा है तो उसके लिए, जो मैं एक ग्रामीण क्षेत्र और एक ऐसी क्षेत्र की सोच बता रहा हूँ कि उनको सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है कि एक नॉर्मल कोर्स करा दिया जाए या एक तरह से पढ़ा दिया जाए कि वो उनकी शादी हो जाए, मतलब हमारी बेटी पढ़ी लिखी है और उसकी शादी हो जाए, और शिक्षा पे आगे उनके जो सपने होते हैं कहीं ना कहीं बेटों के साथ उनको नहीं रखा जाता है कि बेटे को अच्छे कॉलेज में पढ़ा दिया जाता है कि हाँ ये आगे चल के अपना फ्यूचर डेवलप करे, लेकिन वहीं बेटियों को ये नहीं कहा जाता कि वो फ्यूचर डेवलप करे, अपना खड़ा हो जाए। उसके माइंड, पेरेंट्स के माइंड में ये रहता है कि नहीं, कहीं ना कहीं इसको बस हमें इतना पढ़ा देना कि इसकी शादी कर देनी है। तो शिक्षा के बारे में क्या कहेंगी कि बेटियों को कैसे आगे लाया जाए और बेटों के बराबर शिक्षा में उनको सम्मान मिले और बेटों से भी आगे जाएं? बेटियां तो देश का भविष्य हैं। मैं बार बार इस चीज़ पे जोर देती हूँ कि बेटियां तो देश का भविष्य हैं। तो जिस तरह से आप अपने बेटों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, बिजनेस, जॉब, कहीं भी आप उसको सेटल कर रहे हैं, सेम वैसा ही बेटियों के साथ भी करना है। और हमारी तरफ से कोशिश है कि हम अभी बीच में, अब तक तो कोरोना की वेव इतनी ज़बरदस्त रही कि हम उसी में उलझे रहे कि काफ़ी टाइम हमारा अक्सर उसी कामों में, एम्बुलेंस हो गया, मरीज हो गए, या किसी को राशन है, हम मास्क की ज़रूरत, हम उसी में रहे। लेकिन इस समय थोड़ा माहौल शांत हो चुका है, कुछ ठीक हो चुका है। तो अब हमारा आगे का यही है कि हम ग्रामीण, खासकर वो ग्रामीण जो पिछड़े हैं, तो वहाँ शिविर लगाकर वहाँ के माँ बाप को बैठा कर, समझा कर कि, और उनको बाकायदा ये भी बताया जाए कि आपकी बेटियों के लिए कई जगह गवर्नमेंट ने कई जगह बहुत शिक्षा भी उनके लिए फ्री कर रखी है, कई ऐसे और भी काम हैं जो वो कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे से सब समाज में से भी एक साथ मिलें, बैठें और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर शिविर अभियान चलाएं और वहाँ पर कम से कम कन्याओं के लिए, खासकर बेटियों के लिए बताया जाए कि उनकी शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे, क्योंकि पेरेंट्स भी ग्रामीण क्षेत्र के जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ माँ बाप को भी अभी पता ही नहीं है, और बेटों का ज़्यादा सम्मान है, तो बेटों ने कह दिया हमें जाना है बाहर, तो बेटों को भेज दिया, और बेटियों को ओनली बस अपना थोड़ा बहुत पढ़ाया और शादी कर दी। तो सिर्फ शादी ही, अगर शादी कर दी आपने, उसके बाद भी तो एक माँ को भी तो आगे अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो उसको भी सक्षम बनाएं ताकि वो भी आगे अपने परिवार को पाल सके, और कहीं अगर ऐसी कोई घर में दिक्कत परेशानी आती है तो वो भी खड़े होकर बराबर हिस्सा लेके बाकायदा अपने घर को चला सके आगे। आप एकता दीदी हैं, उनका भी प्रश्न यही था कि बेटियों की शिक्षा के बारे में कुछ बात की जाए। मैंने आपका प्रश्न पूछ लिया था पहले ही, फिर भी आप बता दीजिए इनको। एकता दीदी हैं, आप भी समाज सेविका हैं और लगातार सेवा देती आई हैं और शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक भी करती हैं, तो इनका यही प्रश्न है कि बेटियों की शिक्षा के बारे में भी लोगों को आगे आना चाहिए। एकता भी हमारी छोटी बहन है और ये भी बढ़ चढ़ के समाज सेवा में भी रहती है, और बाकायदा सबसे ज़्यादा ये बच्चियों की शिक्षा के लिए बहुत अग्रसर रहती हैं, और इसने अपने स्कूल में भी काफ़ी बच्चियों को, खासकर लड़कियों को, काफ़ी लोगों को फ्री शिक्षा के लिए कर रखा है। और मैं तो बधाई देती हूँ एकता को भी कि चलिए वो कम बेटियों को आगे बढ़ाए। वो खुद एक बेटी है और सक्षम है, आप देखें स्कूल चला रही हूँ अपना, और वो बेटियों को पढ़ा रही। हम कोशिश करेंगे कि सब लोग एक साथ मिल के कुछ ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में शिविर लगाएं, क्योंकि देखो शहर में फिर भी कुछ लोग जागरूक हैं, लेकिन ग्रामीण में अभी ऐसा नहीं है। तो वहाँ शिविर लगाएं, पेरेंट्स को समझाएं, अगर उनको किसी तरह की दिक्कत परेशानी आ रही है पढ़ने को लेकर बच्चियों को, तो उसमें हम उनकी हेल्प करें, मदद करें। आप एकता जी भी काफ़ी सामाजिक कार्यों में रहती हैं, काफ़ी आगे रहती हैं। एक स्वच्छता की बात की जाए ग्रामीण क्षेत्र में बच्चियों की और महिलाओं की, तो अक्सर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं स्वच्छता के प्रति जागरूकता नहीं रहती है और जिससे कई गंभीर बीमारियों से वो ग्रसित हो जाती हैं। तो क्या आपके द्वारा कोई इस तरह की अभियान चलाया जाता है या आगे आप लोगों का कुछ है कि इस तरह से, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं, बच्चियों, जैसे स्लम एरिया में बच्चियां हैं वो तो ऑलरेडी गंदगी में रह रही हैं, लेकिन उनको जागरूकता के लिए कुछ किया जाए जिससे उनका भी जीवन सही से रह सके और जीवन बचाया जा सके। बाकी और समाज सेवा के साथ साथ मैं जागरूकता को लेकर, ये अपनी स्वच्छता को लेकर भी बहुत जागरूक
रही हूँ और लोगों को भी जागरूक करती हूँ। अक्सर जितने सरकारी स्कूलों में हम जाते हैं और वहाँ उनको महिलाओं की स्वच्छता को लेकर, क्योंकि मंथली महिलाओं को एक सैनिटरी पैड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पैड कम से कम अगर वो मार्केट से खरीदती हैं एक महिला, एक कन्या, एक लड़की, तो वो उसको कम से कम भी 18 से लेके 15 रुपए से लेके 30 रुपए तक का पड़ता है। तो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जाकर वहाँ पर वहाँ की स्कूल, सरकारी स्कूल खासकर, और पिछड़े क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ जाकर उन बच्चियों को, हमने काफ़ी बच्चियों का वहाँ से बाकायदा लिस्ट बना रखी है और हर मंथली कोशिश करते हैं कि उन कन्याओं के लिए, उन लड़कियों के लिए जो इस समय ऐसे दौर से गुजरती हैं मंथली, तो हम उनके पास सैनिटरी पैड भेज सकें। और वहाँ एक खासकर हर ग्रामीण जहाँ हम गए हैं, मिलक हो गया या इधर ये हमारे कंडोपा हो गया या और गांव ऐसे हैं, एक ये जंगल में पड़ते हैं गांव, वहाँ गए हैं, तो वहाँ काफ़ी लड़कियों को हमने एक लिस्ट बनी हुई है, उस लड़कियों तक हम कोशिश करते हैं कि उन्हें पहुँचाया जाए और उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक करा जाए, अवेयर करा जाए कि उन्हें किस तरह साफ़ सुथरा रहना है, क्योंकि ये महिलाओं की सुरक्षा तो बहुत ज़रूरी है। अगर एक महिला अगर इस तरह सुरक्षा के तौर पे अगर देखा जाए तो कई तरह की बीमारियां महिलाओं को बहुत ग्रसित होती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाओं तक, मैं तो गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहती हूँ कि वो भी जगह जगह, जब आपका इतने सर्वे रहते हैं तो आप कोशिश करें ना, ठीक है आंगनबाड़ी के जरिए कुछ लोगों तक पहुंचाया जाता है, लेकिन अभी भी हर किसी के पास नहीं पहुंचता, वो भी कुछ पैसों के जरिए दिया जाता है। तो कई लोग ऐसे हैं जो 5 रुपए भी नहीं दे पाते, नहीं कर पाते, तो कोशिश करनी चाहिए जिस तरह हम सामाजिक संस्थाएं करते हैं कि फ्री, ऐसा नहीं कि हम हर वक्त घर से नहीं कर पाते, हमें भी लोग मदद कर देते हैं कि आप कर दीजिए, तो सरकार भी चाहे तो वो ऐसी लड़कियों को स्वच्छता के प्रति ये सब चीज़ें पहुंचा सकती है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। जी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपको रोका, जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चियों को इसके लिए जागरूकता नहीं रहती है। और बेसिकली जो हमारे आसपास हम देखेंगे तो स्लम में रहने वाली बहुत बच्चियां हैं और बहुत ही उनकी स्थिति खराब रहती है, बहुत कम उम्र में बीमारी ऐसी लग जाती है जिससे उन्हें अपने प्राण भी उनके चले जाते हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी, सरकार अच्छा कार्य करती है, बट कहीं ना कहीं वो ज़मीनी स्तर पे नहीं पहुंच पाता है, जिसका परिणाम हमें अपनों को खो के मिलता है। देखा जाए तो जो बच्चियां हैं, मैं भी सामाजिक व्यक्ति हूं और घूमता रहता हूं, तो मैंने एक देखा है कि जो स्लम में रहने वाली बच्चियां हैं या जो थोड़ा सा शिक्षा का अभाव है वहाँ की बच्चियां हैं, या अब तो हर जगह की बच्चियां कहा जा सकता है, उनके अंदर एक नशाखोरी भी चल गया है। मतलब बच्चे तो चलिए लड़के तो कर रहे थे, लेकिन मैंने कई जगह नोटिस किया कि वो अभी जैसे ये जो तंबाकू गुटखा होता है वो खाती हैं, सिगरेट पीती हैं, तरह तरह की नशा भी वो भी आ गई हैं। तो उनके लिए क्या कुछ इस तरह का अभियान आपके द्वारा चलाया जाएगा, या कुछ आप इस पे काम करती हैं कि नशा में बच्चियों को कैसे रोका जाए? जी, इस समय आपने बिल्कुल ठीक कहा अमित जी, इस समय तो नशे को लेके फ़िलहाल कई बार शाम के समय वॉक के लिए मैं निकलती हूँ तो पटरी के किनारे अक्सर देखती हूँ इतने बहुत छोटे छोटे बच्चे, जो मुश्किल से 12-13 साल के बच्चे हैं, वो वहाँ नशा कर रहे होते हैं। अगर हम उनको उस समय समझाते हैं तो उन्हें समझ नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि उस समय तो वो इतने नशे में होते हैं कि वो हमें समझेंगे ही नहीं। लेकिन हमें इस समय ज़रूरत है शहर में भी और आसपास भी कि ऐसा माहौल कहीं भी अगर हमें दिखता है तो हमें नशे के खिलाफ, तो देखिए अभी विराट भाई ने भी अभियान चला रखा है और हम भी चला रहे हैं, और ख़ासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आजकल लड़कियां भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज करने लग गई हैं। ये चीज़ें बिल्कुल सेहत के लिए अच्छी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है अमित जी, हॉस्पिटल हल्द्वानी हॉस्पिटल गए, 2-3 बार जाना हुआ, तो वहाँ पर 2 लेडीज़ महिलाएं थी
जिनका मुंह बिल्कुल बंद हो चुका था। क्यों हुआ, मैंने डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने बोला कि गुटखा बहुत खाते थे इसलिए ऐसा हुआ। तो मैंने कहा महिला होके ऐसे कर लेती हैं? तो बोले मैडम महिलाएं भी आजकल अगर वो हर चीज़ में आगे है तो इस चीज़ में भी आगे बढ़ रही हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत दिल में लगी कि महिलाएं ठीक है आगे बढ़े, हम लोग तरक्की करें, लेकिन गंदी चीज़ों से दूर रहें। ये बहुत गलत है, इससे हमारी सेहत तो दूर रही, हमारी जान भी जा सकती है। तो कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम पे नशे के लिए भी जरूर जागरूकता अभियान चलाएं हम लोग। मैं सभी सामाजिक संगठनों से एक अपील करूंगा कि नशा एक बहुत ही हमारे लिए घातक है, बहुत जहर है, इस समाज के लिए जहर है। तो इसके लिए सभी को आगे आना चाहिए और आगे आके एक जागरूकता सामाजिक रूप से फैलानी चाहिए, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने बेटे बेटियों को बचा सकें और उनको मुख्य धारा से जोड़ दें। क्योंकि होता क्या है, जब वो नशे में चले जाते हैं तो वो अलग दुनिया में चले जाते हैं, वो उन्हें अच्छे बुरे का नहीं पता होता है और कहीं ना कहीं वो कुछ गलत कार्य में भी लिप्त हो जाते हैं, जैसा कि देखने को मिलता है। आप द्वारा लगातार कोरोना काल से पहले, कोरोना काल से ही सामाजिक कार्य किया गया, एक खुद एम्बुलेंस बनाया गया, खुद चलाया गया, मरीजों को ले जाया गया, राशन वितरण का भी आपने बहुत बढ़िया कार्य किया, लोगों को भोजन दिया। उस समय जब कोई पूछ नहीं रहा था, जब अभाव में लोग जी रहे थे, तो आपने भोजन दिया। आपने बच्चियों की सुरक्षा के लिए भी जागरूकता अभियान चलाया, लगातार सुरक्षित रह सके हमारी बच्चियां, छेड़खानी हो जाती है या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, हिंसा उनके साथ होती है, तो आप द्वारा जगह जगह अभियान चलाया गया। उस समय मास्क को लेके लोग अवेयर नहीं थे, मास्क को लोग लाइटली लेते थे, उस समय आप द्वारा मास्क का भी कार्य किया गया, मास्क के प्रति जागरूकता कराया गया, निःशुल्क मास्क का वितरण भी कराया गया। महिला, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं और जो बच्चियां स्लम में रह रही हैं, जो अभाव में जी रही हैं, उनकी स्वच्छता के लिए भी आप द्वारा कार्यक्रम कराया गया और आपके द्वारा जागरूकता फैलाया गया। बहुत सराहनीय कार्य आप द्वारा किया गया और आगे किया जा रहा है। तो बहुत बहुत बधाई आपको इस कार्य के लिए और सतर्क भारत आपको इस कार्य के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए सैल्यूट करता है। अब आप सतर्क भारत के माध्यम से जो दर्शक हैं और जो जनता है, उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगी? आप सब जितने भी मेरे शहरवासी देख रहे हैं या आसपास जितने क्षेत्र वाले देख रहे हैं, मैं आप लोगों से यही अपील भी करना चाहती हूँ और कहना भी चाहती हूँ कि ये शहर हमारा है, एक गुलिस्ता है बिल्कुल। यहाँ पर सब मिलजुल के रहते रहे हैं और आगे भी रहते रहे, कोई सा भी समाज हो, लेकिन हम सब एक हैं। तो बस आप सबसे निवेदन है कि शहर को एक ही बना रहने दें और मिलजुल के कार्य हों, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो, कोई सामाजिक संगठन हो या कोई भी हमारा शहरवासी हो, लेकिन शहर के अंदर कुछ ऐसा माहौल गलत ना बनाया जाए कि आसपास के लोग इस बात को कहें कि भी उत्तराखंड में भी ऐसा हो गया, एक शहर ऐसा था। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ इस समय सुसाइड और ये मर्डर और ये सब चीज़ें होने लगी हैं, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि शहर इतना खूबसूरत शहर है हमारा, तो आप सारे लोग मिलकर, एक साथ मिलकर उसको गुलिस्ता की तरह ही बना के रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि शहर जो हम अपने घर तो हमारा देखो हर किसी के पास है, लेकिन जो शहर है, शहर वो हम सबका है। घर तो हमारा अपना निजी होता है, लेकिन शहर हम सबका है। तो शहर की स्वच्छता, सफाई और जो भी यहाँ पर कोई अगर किसी को प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, अगर सारे लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे तो फिर किसी बाहर की तो ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो बस आप सबसे निवेदन है कि एक तो चलो कोरोना काल तो चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सिमट गए, घर बैठ गए, नहीं। हमें आगे भी अगर किसी को कोई परेशानी, दिक्कत होती है तो हम सबको मिलके एक साथ खड़े होना है और अपने शहर को बहुत अच्छी बुलंदियों पे लेके जाना है। उत्तराखंड में अगर कभी नाम आए तो रुद्रपुर का नाम बहुत ऊंचे ऊपर में आना चाहिए। बस आप सबसे शहरवासियों से यही उम्मीद है और कोशिश करूंगी कि जितना हो सके समाज सेवा करती रहूं। आप सबका, शहरवासियों का आशीर्वाद रहे। और मैं आपसे बस एक बात और बोलना चाहती हूँ कि महिलाओं को लेके स्वच्छता अभियान हम अभी फिर से शुरू करने वाले हैं। तो आप सबसे अपील है कि आप सब लोग भी बढ़ चढ़ के बेटियों को लेके, स्वच्छता को लेके जो अभियान या नशे को लेके हम अभियान में जुटे, तो आप लोग सबका सहयोग चाहिए। क्योंकि अगर मैं अकेली हूँ, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, तो सबका साथ होगा तभी विकास होगा, तभी शहर आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया है।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद कि आपने आमंत्रित किया यहाँ। थैंक यू। आप द्वारा आपने देखा कि काफ़ी सामाजिक कार्य किए जाते हैं और नशा के प्रति आपने जागरूकता दिया कि नशा घातक है हमारे लिए। आपसे जुड़ने के लिए या कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अभी भी हम आप तक ये प्रश्न पहुंचा देंगे, उसका जवाब मिलेगा। और एक महिला को कार्य करने के लिए, अकेले कार्य करने के लिए आत्मनिर्भर भी होना होता है और बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं। तो इनके इस कार्य, सराहनीय कार्य में कोई भी हमारा भाई या कोई भी हमारा दर्शक जो देख रहा है और कोई योगदान करना चाहता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे दीजिएगा, हम इन तक वो पहुंचाएंगे। अभी जो भी योगदान होगा आप तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि देखिए सारे चीज़ों में कहीं ना कहीं धन की स्थिति आती है। स्वच्छता के लिए उनको उपकरण दिया जाएगा तो उसमें भी लगेंगे और जागरूकता के लिए भी काफ़ी आता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग को आगे आना चाहिए। जो जिसके पास समय अभाव है वो इस तरह से भी मदद कर सकता है। और आपको यदि कोई भी मदद पहुंचानी होगी तो आप अपना नंबर, यदि परेशानी ना हो तो आप बता सकती हैं। ऐसी दिक्कत तो नहीं, सब आपसे हम नंबर भी ले लेते हैं। किसी को भी किसी तरह की आपसे जुड़ के या मदद करना चाहें तो आपका नंबर आप शेयर कर रही हैं, नंबर हम भी कमेंट बॉक्स में दे देंगे। आप एक बार ज़रूर जुड़िएगा। मेरा एक छोटी सी मैंने संस्था भी बना रखी है, ऑलवेज स्माइल, यानी हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहिए आप लोग। तो अगर हम खुश रहेंगे तभी आगे बढ़ चढ़ के कुछ काम कर पाएंगे, बाकी गम तो जमाने में सबके पास पड़े हैं, खुश रहें बस। तो इसीलिए ऑलवेज स्माइल के नाम से एक छोटी सी संस्था है और मेरा नंबर 8193820001। एक बार रिपीट कर दीजिए। 8193820001 ये है। और आप में से कोई भी अगर इस संस्था के साथ जुड़ना चाहता है, मिलके काम करना चाहता है, तो यहाँ कोई आपके लिए वो मंथली या सालाना कोई चार्ज कोई ऐसा नहीं है। बस हाँ इतना चाहिए हमें कि बिल्कुल मन से आपको सेवा में लगना है, कुछ ऐसा दिखावा या कुछ नहीं चाहिए हमें, बस सेवा में लगना है, समाज सेवा करनी है बस। आप द्वारा समाज सेवा के लिए कोई भी जुड़ना चाहे तो नंबर दे दिया गया, आप द्वारा बता दिया गया, हम भी नंबर दे देंगे। कोई भी व्यक्ति यदि जुड़ के काम करना चाहता है, सेवा भाव से भी जुड़ना चाहता है तो आप फ़ोन कर लें। ये थी एक बड़ी असाधारण आवाज़ जो रुद्रपुर में यूथ आइकन के नाम से जानी जाती हैं। कल फिर एक ऐसी असाधारण आवाज़ के साथ हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।